हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन किताब से जो है कि नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मैकेनिकल डिजाइन ऑफ लाइंस। देखिए, इसमें मैकेनिकल डिजाइन ऑफ लाइंस में हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले अंतिम भंजन प्रतिबले, अल्टीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब देखिए इसमें ये क्या होता है, वे अधिकतम प्रतिबल जिन पर कार्य वस्तु भंजित हो जाती है अर्थात टूटकर गिर जाती है, अंतिम भंजन प्रतिबल कहलाती है। इन्हें उच्चतम प्रतिबल, अधिकतम प्रतिबले, शिखर प्रतिबले, चरम प्रतिबले आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्हें किलोग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर मात्रक में, और इसको जो है कि FU, FB या FC से भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए FB बराबर फॉर्मूला में यहाँ दिखाया है FB/A, यानी यहाँ पर जो हमारा F है, देखिए F कैपिटल F है, यहाँ पर जो हमारा प्रतिबल है इसका मात्रक क्या है, kg प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। देखिए ये दिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, आप नोट कर लीजिएगा इसको। इसके बाद देखिए सेफ वर्क स्ट्रेस, सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबल। अब ये क्या होती है, वे सुरक्षापूर्ण प्रतिबलें जिन पर कार्य वस्तु अपना कार्य सफलतापूर्वक करती है, सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबलें कहलाती हैं। इन्हें सुरक्षापूर्ण प्रतिबलें, कार्यकारी प्रतिबलें आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्हें FS या FW से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी मात्रक वही होता है, किग्रा प्रति सेमी स्क्वायर या किग्रा प्रति mm स्क्वायर। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, FW बराबर FW/A, मात्रक देखिए सेम दोनों का है। इसके बाद हम देखेंगे सेफ्टी फैक्टर। देखिए सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, किसी कार्य वस्तु के अंतिम भंजन प्रतिबल, किसी कार्य वस्तु के अंतिम प्रतिबल, भंजन प्रतिबल तथा सुरक्षित कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को सुरक्षा गुणक कहते हैं। इसे SF, सेफ्टी फैक्टर SF से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। देखिए यहाँ पर हम लिख रखा है सुरक्षा गुणक बराबर यहाँ पर अंतिम भंजन प्रतिबल बट्टे सुरक्षित प्रतिबल ग्रेटर देन 1, यानी 1 से क्या होता है, इसका मान अधिक होता है। आप देखिए इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला है स्थान या विस्तार या स्पान। देखिए ये क्या होता है, सिरोपड़ी लाइन के यानी ओवरहेड लाइन के किन्हीं दो निकटवर्ती आलंबों के बीच की दूरी को स्पान, विस्तार या स्पान कहते हैं। जैसे एक यहाँ पर पोल है और एक यहाँ पोल है, तो इसके बीच जो हम लाइन खींचते हैं यही हमारा क्या कहलाता है, स्पान कहलाता है। अब देखिए अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो इसके लिए क्या होता है, एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी क्या होती है, 200 से 1000 मीटर हो सकती है। और जबकि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है तो 50 मीटर से 200 मीटर तक हो सकती है, एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी, यही हमारी क्या होती है, स्पान। देखिए इसे आप नोट कर लीजिए। कभी कभी पूछ देता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए या निम्न को बताइए। देखिए आगे हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सैग झोल। झोल क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है सैग को, यह पोल के अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी तथा कंडक्टर के मिनिमम दूरी के बीच की लंबवत दूरी को सैग कहते हैं। जैसे क्या है कि यहाँ पर देखिए हमारा ये पोल है और ये पोल है, तो ये अगर देखा जाए तो इसका मैक्सिमम ऊर्ध्वाधर दूरी होगा, और इसका ये जो देख रहे हैं ये जो है कि कंडक्टर के मिनिमम दूरी के बीच, ये जो है कि अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो बीच में है इन दोनों के बीच जो होता है कि जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, सैग कहलाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कंडक्टर को स्ट्रेट कीजिए तो पता चलता है कंडक्टर जो है झोल में आ जाता है, बिल्कुल ऐसे हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। देखिए इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख रखा है कि यह पोल का अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी तथा कंडक्टर के मिनिमम दूरी के बीच के लंबवत दूरी को सैग करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर फिगर में दिखा रखा है सैग को, ये हमारा क्या है, पोल है। अब देखिए अगर सैग के बारे में थोड़ा देखिए, अगर हमारा स्पैन आपने देखा था, स्पैन का मतलब होता है एक कंडक्टर, एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी जो होती है, उसमें जो हम कंडक्टर को खींचते हैं वही हमारा सैग होता है।
स्पैन होता है। तो स्पैन में क्या होता है कि स्पैन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन सैग। अगर स्पैन जो है सैग से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वो कैसा इसका बनेगा, सैग की आकृति कैसी बनेगी, पैराबोला। मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे लटक कर बनेगी, ये पैराबोला बन जाएगी। और यदि स्पैन क्या हो जाए, ग्रेटर देन सैग, तो कैटेनरी बनेगी, यानी कहने का मतलब वक्र के आकार का बनेगा, ऐसे बन जाएगा। देखिए अब इसी चीज़ को हमने यहाँ मान रखा है यहाँ पर कि माना एल बराबर, देखिए हमने माना है एल बराबर स्पैन बिटवीन द पोल, यानी कि एल क्या है, लंबाई है, स्पैन बिटवीन द पोल मतलब पोल, दोनों पोलों के बीच की दूरी में जो हम लाइन खींचते हैं। डब्लू क्या है, पर यूनिट वेट ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का वेट है पर यूनिट। यस बराबर सैग ऑफ कंडक्टर, यस क्या है, झोल है कंडक्टर का। टी है टेंसिटाइल फॉर ऑन कंडक्टर, कंडक्टर क्या है, टेंसिटाइल है। अब देखिए सैग को यस लिखते हैं, यस बराबर होता है फार्मूला डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 80। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कंपिटेटिव एग्जाम में भी पूछ देता है सैग के लिए फार्मूला का। तो एस बराबर क्या होता है, सैग एस बराबर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 80, उसको किस में व्यक्त करते हैं, मीटर में। अब देखिए ये किस कंडीशन में होता है, एस बराबर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 80, जब पोल क्या हो कि हाइट क्या हो, समान हो। जब पोल की हाइट क्या हो भाई, समान हो, दोनों पोलों की हाइट, उस समय जो है कि अगर हम सैग निकालते हैं तो एस बराबर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 80। लेकिन जब, देखिए उसी चीज़ को हमने लिखा है, ये किस कंडीशन के लिए है, जब पोल की क्या है, हाइट समान हो। जब पोल की हाइट क्या हो, जब पोल की हाइट समान। अब जब पोल की हाइट असमान हो तब के लिए देखिए क्या होता है, यहाँ पर जब पोल की हाइट क्या है, असमान। देखिए हमने यहाँ पर फिगर बना रखा है असमान के लिए। देखिए यहाँ से हमने फिगर बना रखा है, ये हमारा जो है कि फिगर, देखिए ये कि यहाँ पोल है और एक पोल ये है, दोनों का हाइट क्या है, असमान। अब हमने ऐसे स्ट्रिंगिंग कर दिया है, तो देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई क्या है, हमने एल लिख रखा है। ये देखिए यहाँ से जो अगर डॉट डॉट कर दिया है तो एक ये दूरी x2 हो गई, यहाँ से जो यहाँ तक बचा हुआ क्या मान लिया हमने, x1 मान लिया है। अब यहाँ से S1 बराबर पोल 1 से सैग है, S2 बराबर पोल 2 से सैग है। ये पोल हमारा 1 है और ये पोल क्या है, 2 है। तो x1 का मान निकालेंगे तो L/2 माइनस TH बटे WL। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि L क्या है, यहाँ पर लेंथ है, T क्या है, टेंसाइल है, ठीक है, टेंशन है, W तो आपको पता ही है, वेट ऑफ कंडक्टर, L जानते ही है, लंबाई ऑफ जो है कि स्पैन की लंबाई, कंडक्टर की लंबाई है, H बराबर हाइट ऑफ पोल है। इसी तरह से x2 का मान निकालेंगे तो इसमें देखिए ये फॉर्मूला x2 के लिए निकल जाएगा। और अगर पहले पोल के लिए सैग निकाले, WX1 स्क्वायर बाई 2T, पहले x1 का मान निकाल लेंगे, इसी में रख देंगे। इसी तरह से दूसरे पोल के अगर हम सैग निकालना चाहे, H2 बराबर WX2 स्क्वायर बाई 2T, यहाँ x2 का मान पहले निकाल लेंगे, उसमें रख देंगे वैल्यू हम। देखिए ये चीज़ें आप फिगर बना लीजिए इसको, देखिए इसका ये फिगर है, आप इसे फिगर को अच्छे से बना लीजिए और इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए x1 का मान यहाँ निकाल दिया, x2 का मान, फिर अगर सैग पहले पोल का सैग निकालना तो S1 निकालेंगे, दूसरे पोल का सैग निकालते ये निकल जाएगा। और यहाँ पर जब पोल क्या हाइट जो है असमान हो, और समान के लिए तो आपने देखा है कि ये फॉर्मूला समान के लिए यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये आप इसे नोट कर लीजिए सैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब देखते हैं चालक के भार का परिकलन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। चालक के भार का परिकलन, देखिए हमने प्रति मीटर लंबाई में चालक का भार को W मान लिया। आप जानते हैं कि देखिए भार बराबर क्या है, चालक की प्रति मीटर लंबाई का आयतन गुणे चालक पदार्थ का घनत्व। जैसे एक फॉर्मूला आप जानते हैं, बल बराबर होता है घनत्व बराबर, ये देखिए एक फॉर्मूला आप जानते हो, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। और एक चीज और जानते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। एक फॉर्मूला आप जानते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे के आयतन। तो अगर हम यहाँ से द्रव्यमान निकालें क्या हो जाए, आयतन गुणे घनत्व होगा। तो देखिए ये द्रव्यमान ही तो हमारा भार है, तो यहाँ से जो है कि निकाल दिया गया है भार बराबर क्या हो जाएगा, आयतन गुणे क्या हो जाएगा, घनत्व। तो यहाँ से चालक का अनुपात, अब आयतन को हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल गुणे, जिसे क्या है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, आयतन को
चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे लंबाई, देखिए यहाँ पर हमने 1 लिख दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, लंबाई 1 है, प्रति मीटर लंबाई का रहा, और चालक पदार्थ का घनत्व, देखिए इसी चीज़ को हमने यहाँ लिख दिया है। हम आयतन को क्या लिख सकते हैं, ये सोचिए, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई या चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा, या तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल हो जाता है, तो लंबाई बच जाएगी। तो लंबाई हमारी कितनी है, 1 है, देखिए हमने यहाँ 1 लिखा है, तो चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे इसी आयतन को लिखा गया है, 1 हो गया, इसका लंबाई हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, और ये चालक पदार्थ का घनत्व हमने जो का त्यों रख दिया। अब यहाँ से देखिए जो चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, ये d जो है कि इसका व्यास है, तो आप क्षेत्रफल जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर क्या होता है, स्क्वायर। अगर d निकालेंगे, r निकालेंगे अगर यहाँ से d के पदों में, तो r बराबर क्या होता है, d/2 होता है। तो अगर हम d के पदों में लिखेंगे तो d/2 का स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 4 होगा, तो पाई d स्क्वायर बाई 4, ये निकल गया किसका, क्षेत्रफल ऑफ कंडक्टर का क्षेत्रफल निकल गया। और यहाँ लंबाई हमने प्रति मीटर माना 1 हो गया, और यहाँ चालक घनत्व तो क्या हो गया, रो। तो यानी कहने का मतलब यहाँ से W बराबर देखिए निकल गया पाई d स्क्वायर बाई 4। देखिए d क्या है, चालक का व्यास है, तो आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा, कंडक्टर गोलक टाइप का होगा तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो r बराबर क्या होता है, d/2 होता है, व्यास बटे 2 होता है त्रिज्या। तो अब यहाँ r के जगह d/2 का तो स्क्वायर कर सकते हैं, तो d स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 4, तो हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाई 4, ये निकल गया क्षेत्रफल किसका, कंडक्टर का। और यहाँ पर लंबाई 1 मीटर मान लिया पर मीटर, तो 1 हो गया, और इसका क्या है, घनत्व तो क्या है, रो है, तो ये निकल गया W बराबर पाई d स्क्वायर बाई 4 इंटू 1, ये रो। ये फार्मूला निकल गया किसके लिए, चालक के भार का परिकलन करने के लिए। अब देखिए अगर हमें बर्फ के भार का परिकलन करना हो, तो जैसे जानते हैं कि जैसे हमारा देखिए हमने ये बना रखा है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर, ये हमारी सीधी लाइन है, एक लाइन थोड़ा सा अलग से खींची गलत हो गई है, ये सीधी बस एक लाइन ये है, और ये क्या लाइन ये है। अब क्या है, इसके ऊपर ये मान सकते कंडक्टर ऊपर ये क्या हो गया, बर्फ जम गया। अब यहाँ से देखिए बर्फ की मोटाई क्या है भाई, t है, और यहाँ से देखिए कंडक्टर का क्या है, व्यास क्या है, यहाँ से यहाँ तक d है, कंडक्टर का व्यास है। तो अब इसी तरह से देखिए हम यहाँ से क्या निकालेंगे, WI, बर्फ का भार क्या है, WI बराबर क्या हो जाएगा, प्रति मीटर लंबाई में बर्फ का आयतन गुणे बर्फ का घनत्व, तो फार्मूला सेम वही है। बर्फ का आयतन के लिए क्या लिखेंगे, बर्फ का क्षेत्रफल गुणे लंबाई गुणे घनत्व लिख सकते हैं, बर्फ का क्षेत्रफल गुणे लंबाई गुणे घनत्व, क्योंकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तो अब यहाँ से ये क्षेत्रफल निकल गया, लंबाई चौड़ाई मान लेते, आई ऊंचाई चौड़ाई क्षेत्रफल मान लिया तो क्षेत्रफल हो गया, और लंबाई को हमने एल रख दिया, ये लंबाई रख दिया गुणे घनत्व जो कहते हो। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बर्फ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं पाई, अब देखो उसमें d+2t, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ना व्यास हो जाएगा इसका, d ये है, t कितना हो जाएगा 2t, तो d+2t बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस, अब इस वाले घटा देंगे कंडक्टर का, कंडक्टर क्या हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाई 4 इंटू लंबाई को 1 मानिए पर, और रो घनत्व तो क्या है बर्फ का, रो आई फॉर आइस, इसलिए हमने जो है कि आई लिख दिया है यहाँ पर। अब देखिए इसी तरह अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पाई बाई 4 जो कहते हो a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगा दिया हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ आ जाएगा, माइनस d स्क्वायर जो कहते हो, इसमें हमने पाई बाई 4 कॉमन ले लिया था। अब देखिए प्लस माइनस डी प्लस डी से क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इसमें से हमने 4t भी कॉमन ले लिया, 4t कॉमन दिया, 4 से 4 भी कैंसिल, बचा क्या पाई t प्लस डी, और यहाँ पर 1 गुणे रो आई बाहर रह गया। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, देखिए यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है, पाई की वैल्यू टी जो कहते हैं उतर गया, t प्लस डी भी उतर गया, 1 भी उतर गया। अब ये होता है घनत्व, बर्फ का जो घनत्व होता है 900 कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 912, आप यहाँ पर रख दिया। अब 912 में हमने 3.14 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो WI बराबर यानी बर्फ का भार बराबर निकल जाएगा 2867 टी प्लस टी, देखिए 1 किग्रा प्रति मीटर। तो ये निकल गया इसका बर्फ का भार। बहुत कुछ खास नहीं है, बस आप इसे फार्मूला बना करके इसमें थोड़ा सा केयर करना है, बस फार्मूले पर केयर ये करना है आपको। देखिए कि भार अगर निकालना है तो भार बराबर क्या हो जाएगा, आयतन गुणे घनत्व। भार बराबर ये याद कर लीजिए, फार्मूला क्या हो जाएगा, भार बराबर आयतन गुणे घनत्व, ये याद कर लीजिए। अब आयतन को हम क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे। चलिए लंबाई रन देते, चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्षेत्रफल बन जाएगा। तो देखिए बर्फ का क्षेत्रफल हो गया गुणे लंबाई जो कहते हैं उतर गई, और ये हो गया हमारा घनत्व। इसी में वैल्यू बस हमने रख दिया है। तो ये देखिए इसके लिए फॉर्मूला निकल जाएगा।
आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसका फिगर बनाइए और इसको इसका डेरिवेशन कर लीजिए। कुछ इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम देखते हैं बर्फ रहित चालक पर वायु दाब का परिकलन, यानी बिना बर्फ, इस चालक पर बर्फ नहीं है तब तो बहुत और इजी हो जाएगा। देखिए चालक की प्रति लंबाई में वायु का भार बराबर क्या हो जाएगा, चालक का प्रति लंबाई का क्षेत्रफल गुणे वायु दाब। तो चालक का, अब देखिए चालक का प्रति लंबाई का क्षेत्रफल गुणे वायु दाब, तो लंबा अब हम क्या लगेंगे, क्षेत्रफल को लंबाई गुणे चौड़ाई, तो चालक का व्यास हो गया गुणे लंबाई गुणे वायु दाब। तो व्यास आपने देखा चालक का क्या था, डी था। लंबाई चालक हमने क्या मानी है, एल, तो प्रति मीटर लेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ए हो, रो हो गया वायु दाब, यानी बिना बर्फ, यानी कहने का मतलब एयर के समय हवा जब रहेगा तब। तो डब्ल्यू ए बराबर क्या हो गया, डी गुणे, देखिए यहाँ पर जो है कि हवा में जो है, हवा के सापेक्ष जो है घनत्व जो होता है कितना होता है, 75। तब यहाँ पर हो गया डब्ल्यू बराबर 75 इंटू डी का गुणा डी। तो ये निकल गया किस कंडीशन में, बर्फ रहित चालक पर वायु दाब का परिमाण, यानी जब बिना बर्फ न रहे तब चालक का भार कितना होगा, ये चीज निकाल सकते हैं वायु के कंडीशन में। इसे भी आप नोट कर लीजिए। सब्जी मन नहीं बंद हो जाएगा तो आएंगे तब। अब देखिए बर्फ सहित चालक पर वायु का दाब का परिकलन। अब देखिए बर्फ रहित था, इसके बाद क्या है बर्फ रहित, यानी बर्फ रहे तब कंडीशन में क्या होगा। देखिए उसके लिए क्या है कि हमने चालक की सतह टी मीटर मोटी, मतलब मान लिया कि चालक की सतह पर टी मीटर मोटी जो है बर्फ की परत जम गई है, तब चालक की प्रति मीटर लंबाई में वायु भार डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, चालक का बर्फ सहित कुल व्यास गुणे लंबाई गुणे वायु दाब। जो फार्मूला था वही सेम है। अब देखिए आपने देखा था कि चालक का व्यास डी था, लेकिन उसमें फार्मूले में आपने क्या देखा था, उसमें फिगर में कि जो बर्फ जम रही थी टी इधर जम रहा था, टी इधर, दोनों साइड में टी प्लस टी 2 टी हो गया था। देखिए कैसे था फिगर, आपने देखा था फिगर के बारे में। ये हमारा कंडक्टर था, कंडक्टर के ऊपर क्या था, बर्फ जम गया था। ये तो कंडक्टर व्यास, लेकिन इधर और इधर था ना, तो ये हमने टी माना था, ये भी क्या माना था, टी माना था। ये तो क्या था डी, तो डी प्लस टी टी कितना हो 2 टी। तो ये देखिए इसी चीज़ को हमने यहाँ पर दिखा रखा है, डी प्लस 2 टी गुणे एक ना। अब देखिए डी प्लस 2 इसका पता है आपको, वायु दाब 75, तो यहाँ 75 हो गया। अब ये फार्मूला निकल गया जब बर्फ सहित, यानी इसके लिए वायु मतलब बर्फ सहित चालक पर वायु दाब का परिकलन। अब देखिए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, झोल को प्रभावित करने वाले कारक, यानी सैग को कौन कौन जो है कि फैक्टर इसको जो है इफेक्टिव करते हैं। अब देखिए पहला क्या है कि, पहला क्या है देखिए यहाँ पर है कि चालक के भार के बढ़ने से लाइन का सैग बढ़ता है। भाई चालक का भार बढ़ाएंगे लाइन का सैग क्या करेगा, झोल बढ़ जाएगा, अर्थात सैग जो है कि प्रपोज करेगा भार को। इसी तरह से दूसरा देखिए, चालक पर बर्फ भार के बढ़ने से लाइन सैग बढ़ता है, अर्थात एस प्रपोज करेगा डब्ल्यू आई को। इसी तरह से तीसरा है कि दो आलंबों के बीच की दूरी के बढ़ने से लाइन का सैग बढ़ता, अर्थात एस प्रपोज करेगा एल स्क्वायर को। इसी तरह से नेक्स्ट है, चालक पर लगने वाले तन्य बल के बढ़ने से लाइन का सैग बढ़ता घटता है, अर्थात एस प्रपोज करेगा 1/t। यानी चालक पर लगने वाले तन्य बल के बढ़ने से लाइन का यानी टेंशन बढ़ जाएगा तो लाइन झोल कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, चालक के तार के बढ़ने से लाइन का सैग बढ़ता है, अर्थात एस प्रपोज करेगा टी को। शरद ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में लाइन जो है कि क्या होती है, बढ़ जाती है, अधिक सैग होगा। गर्मी में जो है कि ज़्यादा झोल होगा और ठंडी में क्या होगा, कम झोल होगा। यानी टेम्परेचर देखिए हमने दिखा ना कि ताप बढ़ रहा है तो लाइन का सैग बढ़ रहा है। देखिए आज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, सिरोपड़ी ओवरहेड लाइन संबंधित भारतीय विद्युत नियम IER 1956, ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। ये हमारा क्या है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल क्या है भाई। देखिए पहला क्या है कि पदार्थ एवं दृढ़ता, मटेरियल एंड स्ट्रेंथ। देखिए सिरोपड़ी लाइन के सारे चालकों की भंजन सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए, 317.5 kg से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जहां निम्न वोल्टता की लाइन हो वहां स्पैन 15.24 मीटर से कम है और सिरोपड़ी लाइन उपभोक्ता के भवन पर से होकर के जा रही हो, तो
ऐसे चालक प्रयोग में लाए जाते हैं तो इनकी वास्तविक भंजन 136.05 kg से कम नहीं होना चाहिए। देखिए ये चीज़ को आप नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसकी ज्वाइंट क्या है। देखिए ज्वाइंट में सिरोपड़ी लाइन में जोड़ यांत्रिक और विद्युत की दृष्टि से काफ़ी दृढ़ होनी चाहिए। जोड़ बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। जोड़ की दृढ़ता चालक की सामर्थ्य से 95% से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट है सेफ्टी फैक्टर। सबके देखिए अलग अलग पोल के अलग सेफ्टी फैक्टर है। अगर लोहे या इस्पात की धातु का खंभा है तो उसका सेफ्टी फैक्टर कितना होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए। मशीन से बने कंक्रीट खंभे हैं तो उसका 2.5 होना चाहिए। अगर हाथ से ढले हुए कंक्रीट खंभे हैं तो इसका सेफ्टी फैक्टर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लकड़ी के खंभों में सेफ्टी फैक्टर कितना होना चाहिए, 3.5। स्टे वायर हो गया, गार्ड वायर हो गया, तो इसके लिए सेफ्टी फैक्टर कितना होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरा है कैसे का तनाव सामर्थ्य। अब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ये सब चीज़ है। इसमें देखिए तनाव सामर्थ्य में प्रारंभिक बिना भार के लिए 35% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो प्रारंभिक जो हमारा तनाव है टेंसाइल स्ट्रेंथ है, अंतिम बिना भार के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। 32 डिग्री सेल्सियस पर अनलोड टेंसाइल 30% से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। कहने का मतलब कि सैग 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए इसी चीज़ को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। ओवरहेड लाइन की संबंधित भारतीय विद्युत नियम यानी IER 1956 को समझाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लेकिन इससे अब इसी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का है नेक्स्ट है कि सबसे निचले के चालकों की भूमि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। देखिए इसके बारे में समझिए। सर्विस लाइन जब सड़क को पार करती हो तो लगाई जाए, सड़क को पार करते हुए लगाया जाए तो चालक का कोई भी भाग भूमि से निम्न ऊंचाई से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर रोड को हम क्रॉस करा रहे हैं लाइन से तो उसमें भूमि से कंडक्टर की ऊंचाई कितनी होना चाहिए। अगर हमारी क्या है लो वोल्टेज है या मीडियम वोल्टेज है तो कम से कम 5.791 मीटर यानी 19 फीट से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये हाई वोल्टेज हाई टेंशन की लाइन है तो उसमें 6.096 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 20 फीट से कम होना नहीं चाहिए। अगर हमको रोड को क्या करें, लाइन से रोड को क्रॉस करा रहे हैं तब की कंडीशन में। देखिए सर्विस लाइन जब सड़कों के किनारे से लगाई जाए, देखिए सर्विस लाइन जब सड़क के किनारों से लगाई जाए तो चालक का कोई भी भाग भूमि तल से निम्न ऊंचाई से कम नहीं होना चाहिए। जब हम किनारे पर लेकर जा रहे हैं लाइन, बिल्कुल रोड के किनारे लाइन लेकर जा रहे हैं उस कंडीशन में पहला क्या है कि निम्न व मध्य वोल्टता की अगर लाइन है तो 5.485 मीटर यानी 18 फीट से कम नहीं होना चाहिए। अगर हाई वोल्टेज लाइन है तो 5.791 मीटर यानी 19 फीट से कम नहीं होना चाहिए। यदि सर्विस लाइन कहीं खुले क्षेत्र में होकर जाए जहां सड़क ना हो तो उसकी ऊंचाई निम्न होना चाहिए। जैसे ऐसे गांव भी से लेकर चले जाते हैं या खेत में से लेकर चले जाते हैं, उस कंडीशन में कितनी हाइट होनी चाहिए। देखिए अगर हमारा क्या है 11,000 वोल्ट तक की नंगी तार है तो 4.572 मीटर यानी 15 फीट। देखिए IER रूल है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइनें खींची जाती है, यानी 15 फीट से कम नहीं होना चाहिए। अगर 11,000 वोल्टेज तक अगर हमारा क्या है, अगर हमने कोई ABC वायर डाल दिया, एरियल बंच केबल डाल दिया तो अगर उसके ऊपर इंसुलेशन लगा होगा तार के ऊपर तो उसकी हाइट कितनी होना चाहिए, कम से कम 13 फीट से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए उच्च तथा अति उच्च वोल्टता की इमारतों से दूरी कितनी होनी चाहिए, ये सब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है। देखिए जब उच्च या अति उच्च वोल्टता किसी भवन के ऊपर से होकर गुजरती है, जैसे कभी कभी देखने को मिलता है किसी के घर के ऊपर से भी लाइन जो है कि गुजर जाती है, तो भवन के सबसे ऊंचे हिस्से से चालक के अधिकतम झोल के बीच की खड़ी दूरी निम्न होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब कि ये हमारा जो है कि ये हमारी लाइन है तो ये जो हमारी सैग है ना, अब ये इससे जो है कि नापेगा उसके छत से दूरी कि ये कितनी हाइट से होना चाहिए, तो ये कितनी होनी चाहिए यानी 12 फीट से कम नहीं होना चाहिए। किस कंडीशन, जब हाई वोल्टेज हो, और जब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो तो यही हमारा जो है कि इसमें जो है कि 0.35 मीटर
प्रत्येक 33,000 वोल्टेज के अकॉर्डिंग जोड़ते चले जाते हैं। देखिए इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, जब लाइन भवन के पास से होकर गुजरती हो, यानी घर के पास से गुजरती हो, तो कम दूरी नहीं होनी चाहिए। अब कितने से कम नहीं होनी चाहिए? अगर हाई वोल्टेज है, 11,000 वोल्टेज तक की लाइन है, तो 4 फीट से कम नहीं होना चाहिए। और अगर हमारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो 1.829 मीटर तो है ही, इसमें क्या करेंगे 0.1829 मीटर प्रत्येक 33,000 वोल्टेज बढ़ने पर जोड़ते चले जाएंगे। अगर 33,000 फिर 33,000 फिर इतना जोड़ेंगे, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, आप एकदम इसे अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों का, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। इस तरह से देखिए ये जो है कि हमने आपको पढ़ाया, इसमें जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक हमने आपको बताया है, आपके जो है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है बच्चों। तो इसमें हमने आप लोगों को जो है कि देखिए मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफलाइन ये चैप्टर था, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो बच्चों इस चैनल को आप अधिक से अधिक जो है कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जो है कि दोस्तों में शेयर करिए, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक जो है कि लोगों तक पहुंच सके, जिससे उसका वो फ़ायदा उठा सके। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।